नमस्कार। साल 2025 भारत के लिए कह सकते हैं एक तूफानी साल था। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए और बहसें छिड़ी जिन्होंने हमारे संविधान की दिशा को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए आज इन्हीं बदलावों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इन्होंने भारत के भविष्य की कहानी को कैसे बदला। जी हाँ, 2025 वाकई में भारत की संवैधानिक यात्रा का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। इस एक साल में हमने एक तरफ केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के संतुलन को लेकर जबरदस्त खींचतान देखी, तो दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित होते हुए भी देखा। और साथ ही देश की सबसे बड़ी संस्थाओं की कमान नए चेहरों के हाथ में आई। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये हमारे गणतंत्र की आने वाली दिशा तय कर रहे थे। तो आज की हमारी चर्चा में हम 2025 के इन्हीं बड़े मुद्दों को समझेंगे। हम देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बदला, क्या सरकार में पारदर्शिता लाने की कोशिशें कामयाब हुई, हमारे अधिकारों के क्या नए मायने निकले और वो कौन से नए चेहरे थे जिन्होंने इन बदलावों को आगे बढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं 2025 के सबसे गर्मागर्म मुद्दे से, संघवाद यानी फेडरलिज्म। ये साल केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की खींचतान का एक बड़ा अखाड़ा बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्र का विचार, क्या ये हमें एकजुट करता है या फिर ये राज्यों की अपनी पहचान और शक्तियों पर एक तरह का हमला है। 2025 में ये सवाल बार बार गूंजा जब एक चुनाव से लेकर चंडीगढ़ के दर्जे तक कई ऐसे प्रस्ताव आए जिन्होंने भारत के संघीय ढांचे की सीमाओं को आजमाया। इस बहस को हवा देने वाले दो बड़े प्रस्ताव सामने आए। एक तरफ था एक राष्ट्र एक चुनाव का महत्वाकांक्षी आइडिया, जो साल के अंत तक एक संसदीय समिति के पास जांच के लिए था। वहीं दूसरी तरफ था चंडीगढ़ को सीधे केंद्र के कंट्रोल में लाने का एक विवादास्पद प्रस्ताव, जिसने तुरंत ही केंद्र और राज्य के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। अब इसी खींचतान के बीच मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवर्नर साहब किसी राज्य के बिल को हमेशा के लिए अपनी जेब में नहीं रख सकते। हालांकि कोर्ट ने कोई टाइमलाइन तो तय नहीं की, लेकिन ये साफ संकेत दिया कि अगर बिना किसी ठोस वजह के देरी हो रही है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये राज्यों की विधायी शक्तियों के लिए एक बड़ी राहत थी। तो ये तो थी केंद्र और राज्यों की बात। अब जरा सिस्टम के अंदर झांकते हैं। 2025 में व्यवस्था के अंदर से सुधार की भी बड़ी कोशिशें हुईं। सवाल ये था कि क्या सरकार खुद को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बना सकती है। एक बहुत बड़ा प्रस्ताव ये आया कि अगर किसी भी मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना होगा। मकसद साफ था, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। हालांकि 2025 के आखिर तक ये प्रस्ताव एक समिति के पास ही विचार के लिए पड़ा हुआ था। शासन में सुधार की और एक बड़ी मिसाल वक्फ एक्ट में हुए बदलाव थे। इसके तहत प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए, जैसे बोर्ड में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करना, सभी संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग को जरूरी बनाना और किसी भी प्रॉपर्टी को एक तरफा तौर पर वक्फ घोषित करने पर रोक लगाना। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारे अपने अधिकार। डिजिटल दुनिया की नई नई चुनौतियों के बीच 2025 में हमारे मौलिक अधिकारों के मायने कैसे बदले, आइए देखते हैं। 2025 वो साल था जब भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कानून पूरी तरह से लागू हो गया। मतलब हमारी निजता का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसे अब एक मजबूत कानूनी ढाल मिल गई। ये डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा कदम था। एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला आप्रवासन यानी इमिग्रेशन कानूनों में। देखिए, पहले क्या था, अंग्रेजों के जमाने के कई अलग अलग बिखरे हुए कानून थे। अब उनकी जगह एक सिंगल मॉडर्न कानून लाया गया। इसका मकसद वीजा, डिटेंशन और डिपोर्टेशन जैसे मामलों के लिए नियमों को एक जगह लाना और आसान बनाना था। शिक्षा के मैदान में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और असरदार फैसला आया। अभिजीत चंद्र केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में किसी राज्य का निवासी होने के आधार पर यानी डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये असंवैधानिक है। अब यहाँ अदालत ने एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझाया। कोर्ट ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी अपने ही कॉलेज से पढ़े छात्रों को प्राथमिकता दे सकती है, जिसे संस्थागत वरीयता कहते हैं।
लेकिन सिर्फ इसलिए किसी को कोटा देना कि वो उस राज्य का निवासी है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने लीगल प्रोफेशन की नींव को और भी मजबूत कर दिया। अदालत ने ये तय किया कि एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच की बातचीत सिर्फ गोपनीय नहीं है, बल्कि ये उनका एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने इसे सिर्फ एक मामूली नियम नहीं माना, बल्कि इसे हमारे कई मौलिक अधिकारों से जोड़ा, जैसे कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी, जीने का अधिकार और कानूनी सलाह पाने का अधिकार। ये न्याय व्यवस्था में आम इंसान के भरोसे को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। तो कानून और अधिकारों की बात हो गई। अब जरा उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इन संस्थाओं को चलाते हैं। 2025 में देश के प्रमुख संवैधानिक पदों पर कई बड़ी और नई नियुक्तियां हुईं। ये साल संस्थागत बदलावों का भी साल था। देखिए, फरवरी में ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, फिर मई में जस्टिस BR गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए, सितंबर में CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और नवंबर में जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें चीफ जस्टिस का पदभार संभाला। ये नियुक्तियां सिर्फ पदों का बदलना नहीं थी, ये आने वाले सालों के लिए नीति और दिशा के नए संकेत भी थीं। तो अगर हम पूरे साल की संवैधानिक हलचल को एक नज़र में देखें तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। सबसे ज्यादा करीब 40% जो बहस हुई वो अधिकारों और प्राइवेसी को लेकर थी। इसके बाद 35% के साथ संघवाद का मुद्दा रहा और करीब 25% ध्यान शासन में सुधार पर दिया गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 2025 तो बीत गया, लेकिन अब आगे क्या? इस साल ने सत्ता के संतुलन, पारदर्शिता और हमारे अधिकारों पर जो बहसें छेड़ी हैं, वो भारत की संवैधानिक कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेंगी? इन सवालों के जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेंगे।